हमारा आज का टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, प्रशासकीय न्यायाधिकरण। परंतु प्रशासकीय न्यायाधिकरणों के संदर्भ में बात करने से पहले हम बात करेंगे कि ये प्रशासकीय न्यायाधिकरण अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स किस कानून की देन है। प्राय प्रजातांत्रिक देशों में दो प्रकार के कानून देखने को मिलते हैं, रूल ऑफ लॉ कानून का शासन एवं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रशासकीय कानून। कानून का शासन से अभिप्राय प्रत्येक नागरिक को कानून के सामने या कानून के समक्ष समान समझना, जैसा भारत के संविधान में आर्टिकल 14 में लिखा गया है और जो इंग्लैंड की देन है भारत में। इसी प्रकार से प्रशासकीय कानून का अभिप्राय सिर्फ प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित न्याय से है, कानून से है। फ्रांस ऐसा देश है जहाँ पर प्रशासकीय कानून का स्पष्ट प्रयोग किया जाता है। कैसे? वहाँ पर साधारण न्यायालय और प्रशासकीय न्यायालय अलग अलग है। साधारण न्यायालय जिसके अधीन आपके साधारण मुकदमे आते हैं एवं प्रशासनिक अधिकारियों से संबंधित कानूनी विवाद का न्याय करने का उत्तरदायित्व प्रशासकीय न्यायाधिकरणों का है। अब हम बात करते हैं इन प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की। वर्तमान राज्य आप सभी को पता है कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य समझते हो आप, जिसका अपने देश के नागरिक के प्रत्येक पहलू से संबंध है। सभी आवश्यकताओं को प्रत्येक पहलू से संबंधित प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करने का उत्तरदायित्व उस कल्याणकारी राज्य का है। परंतु इसके साथ साथ आज विश्व तकनीक की तरफ बढ़ रहा है, अर्थात प्रत्येक राज्य किसकी तरफ जा रहा है? तकनीकी युग की तरफ। कल्याणकारी राज्य के इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने का उत्तरदायित्व इस तकनीकी युग को बनाने वाले तकनीकी विशेषज्ञों का ही है, जिन्हें आप प्रशासकीय अधिकारी भी बोलते हो। इन तकनीकी विशेषज्ञों अर्थात प्रशासकीय अधिकारियों के उत्तरदायित्वों में जितनी वृद्धि हो रही है, उसके साथ साथ उनकी शक्तियों में भी वृद्धि हो रही है। क्योंकि लोक प्रशासन का एक नियम है, उत्तरदायित्व के साथ सत्ता और सत्ता के साथ उत्तरदायित्व चलता है। इससे प्रशासकीय अधिकारियों के लिए हमें अलग से न्यायिक क्षेत्र की आवश्यकता महसूस होने लगी है और हमने सामान्य न्यायालयों की अपेक्षा उसके लिए प्रशासकीय कानून के अंतर्गत, जो अभी हमने पहले बात की थी, प्रशासकीय कानून क्या है, प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की स्थापना करनी शुरू कर दी है। प्रशासकीय न्यायाधिकरण से अभिप्राय क्या है? ऐसी संस्था या पदाधिकारी या प्रशासकीय सूत्र। प्रशासकीय सूत्र मतलब एक प्रशासनिक ढांचा जिसमें प्रशासकीय न्याय करने की शक्ति प्राप्त है, अर्थात वह हमारे साधारण विवादों से संबंधित नहीं है। भारतीय विद्वान रामानुजाचार्य ने भी कहा है, उन्होंने कहा कि काफ़ी ऐसे नियम या कानून होते हैं जो कार्यपालिका से संबंधित किससे है? आपके पास स्थायी कार्यपालिका को न्यायिक कार्य प्रदान करते हैं।
तथा इस प्रकार के प्राधिकारीगण जिन्हें न्यायिक शक्तियां प्रदान की जाती हैं वो निश्चित रूप में प्रशासकीय न्यायाधिकरण ही होते हैं। ये ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना ऐसे विवादों को जो दूसरे अधिनियमों की धाराओं को लागू करते समय उत्पन्न होती हैं, अर्थात किसी न किसी ऐसे प्रशासनिक कार्य की किसी आर्टिकल अधिनियम को लागू करते हुए जो विवाद उत्पन्न हुए, उन्हीं से संबंधित सिर्फ क्या है, आपकी प्रशासकीय न्यायाधिकरण का न्याय करने के विशेष अधिनियमों के द्वारा स्थापित की जाती हैं। विशेष अधिनियमों से मतलब क्या है यहाँ पर कि प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की स्थापना, अगर हम भारत की बात करें तो जहाँ पर आपके पास संघात्मकता है तो केंद्र एवं राज्य सरकारें अलग अलग हैं, जिसके फलस्वरूप केंद्र सरकार के अंतर्गत केंद्रीय संसद एवं राज्य के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के द्वारा विशेष अधिनियमों के द्वारा इनकी स्थापना की जाती है। तो हम क्या समझे कि प्रशासकीय न्यायाधिकरण साधारण न्यायालयों से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ पर सिर्फ किससे संबंध है, आपका प्रशासकीय क्षेत्र के विवादों से, और जिनकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, आपके विशेष अधिनियमों के द्वारा की जाती है। भारत में अगर हम बात करें तो भारत के मूल संविधान में जब वो 1950 में आपका लागू हुआ था, तब प्रशासकीय न्यायाधिकरणों का कोई वर्णन नहीं था। परंतु जैसे जैसे हम विकासशीलता की दौड़ में बढ़ते चले गए, कल्याणकारी राज्य को अपनाया, हमने प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की आवश्यकता को महसूस करना शुरू कर दिया। और इसी का नतीजा है कि हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 जो 1976 में आया था के माध्यम से आर्टिकल 14A में किसको जोड़ा, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को। अब बात आती है कि सिर्फ विकासशील राज्य होने के कारण या कल्याणकारी राज्य होने के कारण हमने इसको 1976 में जोड़ा। एक और बात है, उस समय इसी विकासशीलता के कारण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल में ये देखा गया कि सामान्य न्यायालयों का कार्यभार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और ऐसे में प्रशासनिक विवाद भी अधिक से अधिक बढ़ रहे हैं। तो इसी आवश्यकता को महसूस करते हुए भारतीय संविधान में इसको जोड़ा गया। उसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 पारित हुआ, जिसके अंतर्गत हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को स्थापित किया। आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B। आर्टिकल 323A के अंतर्गत हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, कैट बोलते हो जिसे आप, CAT, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, SAT, ज्वाइंट अर्थात संयुक्त एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव, सेंट्रल, मैं थोड़ी थोड़ी इन तीनों की बात करूंगी आपसे। सेंट्रल पहली बात तो ये कि इनका संबंध किससे होता है, इनका संबंध सरकारी कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति या उन्हें उनकी सर्विस से सस्पेंड कर देना या और बहुत सारी जो उनकी सर्विस कंडीशंस होती हैं, सेवा शर्तें जिन्हें आप बोलते हो, उनके संबंध में उन कर्मचारियों का कई बार सरकार से या उन्हें नियुक्त करने वालों से कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है। ऐसे दावों के लिए हम इन ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं।
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की स्थापना हो या चाहे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की स्थापना या एक से अधिक राज्यों से के लिए ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की, इनकी स्थापना संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियमों के अंतर्गत ही की जाती है। उसके बाद बात आती है आर्टिकल 323B। इसके अंतर्गत हम अदर्स ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं, जो प्राय केंद्र सरकार द्वारा भी हो सकती हैं या राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने स्तरों पर जिनको स्थापित किया जा सकता है। जैसे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल्स हैं, जिनका संबंध आप समझ ही गए होंगे, व्यक्ति के इनकम टैक्स से संबंधित विवादों से है। रेंट ट्रिब्यूनल्स, किराए से संबंधित। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, औद्योगिक विवादों से संबंधित। रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स, रेलवे में दो तरह के विवाद आते हैं। एक तो वो ट्रेन्स जो आपके लिए गुड्स को ले जाने का, गुड कैरियर्स का काम करती हैं, तो कई बार आपके किसी गुड्स को ले जाने में उनकी आपका कोई नुकसान हो जाता है, उसकी भरपाई की बात करते हो, वो समय पर पहुंचती नहीं है, उसकी बात आती है। या पैसेंजर्स का से रिलेटेड बात आती है, उनकी मृत्यु हो जाए या कोई और ऐसी चीज़ विवाद उत्पन्न हो जाए। ऐसे में रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की जाती है। इसी प्रकार से लेबर कोर्ट्स एट्सेट्रा, ये सभी के सभी वो हैं जिनका संबंध आप विशेषतः ऊपर 323A की भांति सरकारी कर्मचारियों से नहीं कह सकते। इनका संबंध देश के प्रत्येक व्यक्ति का राज्य या सरकार से संबंधित वो विवाद जो प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित है, उसके निपटारे के लिए हम किसकी स्थापना करते हैं? अदर ट्रिब्यूनल्स की। आज वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो भारत में लगभग नियर अबाउट कहा मैंने कि 3000 के करीब आपके पास प्रशासकीय न्यायाधिकरण स्थापित है। ऐसा क्यों? क्योंकि दिन प्रतिदिन प्रशासनिक क्षेत्र का उत्तरदायित्व बढ़ रहा है। वो हमारे और सरकार के बीच में, प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार के बीच में विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे में साधारण न्यायालय ना तो वहाँ काम करने वाले न्यायाधीश इस क्षेत्र के पूर्ण ज्ञाता है, ना उनके पास समय है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, या प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की बहुत सारी ऐसी खासियत हैं, विशेषताएं हैं, जिसके कारण दिन प्रतिदिन इनकी संख्या बढ़ रही है। प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की बढ़ती मांग का कारण इसके में पाए जाने वाले लाभ ही हैं। अब हम उसके अर्थात प्रशासकीय न्यायाधिकरणों के लाभों की बात करेंगे। सबसे पहला है कम खर्चीला। आमजन के लिए ये अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है, या उसका सबसे बड़ा लाभ है कि यह एक कम खर्चीली प्रक्रिया है, क्योंकि साधारण कोर्ट में हमारे पास वकील की फ़ीस और कोर्ट की फ़ीस जैसे बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, जबकि यहाँ पर प्राय 50 रुपये 100 रुपये इस प्रकार से न्यायाधिकरणों का खर्चा होता है। रॉबसन ने इसीलिए तो कहा है कि राज्य की दृष्टि से भी सस्ता है, क्योंकि प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में अधिकारियों की संख्या बहुत कम होती है। मतलब मैंने अभी जो आपसे बात की आमजन की बात, यानी कि नागरिकों के लिए तो सस्ता है ही है, साथ में पर सरकार के लिए भी सस्ता क्यों है? क्योंकि कोर्ट में जो हमारे पास जजेस, उसके अंतर्गत आपके एडवोकेट्स,
की जो नियुक्ति की जाती है, एक लंबा चौड़ा प्रशासनिक ढांचा नियुक्त किया जाता है, वो बहुत अधिक खर्चा होता है सरकार के लिए उसके लिए। परंतु इसमें हमारे पास इतने लंबे चौड़े ढांचे की व्यवस्था की ज़रूरत नहीं होती। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की संख्या और उसके अधिकारियों की संख्या बहुत कम होती है और उनके वेतन भत्ते भी कुछ ज़्यादा नहीं होते। शीघ्र निर्णय, स्पीडी जस्टिस, यानी कि वो कहते हैं कि प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती है, जबकि आप कई बार सुनते हो कि साधारण न्यायालयों में कई बार न्याय इतना देरी से मिलता है कि न्याय प्राप्त करने वाले को लगता है कि इससे अच्छा उसे न्याय प्राप्त करने की कोशिश ही ना करता, या कई बार तो देखने में आता है उसकी मृत्यु के पश्चात कोई निर्णय आता है। परंतु इसमें हमारे पास ज़्यादा लंबे चौड़े गवाहों की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास छोटे मोटे जो रिकॉर्ड होते हैं, जनरली कोई प्रूफ है, इस प्रकार के प्रूफ से ही काम चल जाता है। या हमारे जो यहाँ के न्यायाधीश होते हैं वो विवेक शक्ति के आधार पर निर्णय करते हैं, जिसके कारण निर्णय जल्दी होता है। विशेष योग्यता तथा अनुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि साधारण न्यायालय में हमारे पास जो है हमारे जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं अर्थात, या हमारे वकील होते हैं, वो अनुभवी नहीं होते या उन्हें उस क्षेत्र का ज्ञान नहीं होता। उन्हें अपने क्षेत्र का ज्ञान है अर्थात कानूनी ज्ञान है, परंतु यहाँ पर जो व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं न्यायाधिकरण के अंतर्गत, उनके पास प्रशासनिक अनुभव प्राप्त है, क्योंकि उन्हें प्रशासनिक क्षेत्र का न्याय करना है। इसलिए यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात हो जाती है उनके लिए, या प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का ये एक लाभ हो जाता है कि यहाँ पर जो न्याय करने वाला व्यक्ति है वो उसी क्षेत्र से संबंधित है और उसी क्षेत्र का उसे अनुभव है। औपचारिकताओं का पालन न होना, अभी हमने शीघ्र निर्णय में बात की थी। शीघ्र निर्णय का कारण भी शायद कुछ एक यही है कि इसमें औपचारिकताओं का ज़्यादा पालन नहीं करना पड़ता, क्योंकि साधारण न्यायालयों में आपको कई प्रकार की औपचारिकताएं, उसकी जो है एप्लीकेशन देना, फिर उसके लिए डेट मिलना, फिर उसकी गवाही देना, फिर बार बार उसके डिसीजंस के लिए हमें वेट करना, कई औपचारिकताओं की बातें आ जाती हैं, जबकि यहाँ पर औपचारिकताएं बहुत कम मिलती हैं। कल्याणकारी राज्य के समीप, कल्याणकारी से अर्थ आप समझते ही हो कि जहाँ पर हम प्रत्येक के हित की बात करते हैं। प्रशासकीय न्यायाधिकरण भी हमें लोक कल्याणकारी राज्य के नज़दीक दिखाई देता है, क्योंकि प्रशासकीय न्याय प्रणाली सस्ती है, आपके पास निर्णय शीघ्र होता है, और जिसके कारण एवं यहाँ पर जो निर्णय करने वाले आपके न्यायाधीश हैं वो रूढ़िवादी नहीं हैं, उसी प्रकार की घिसे पिटे निर्णय नहीं देते हैं, वो अपनी सोच को बदलते हैं, विवेक शक्ति के आधार पर निर्णय देते हैं। वह न्यायालयों के भार को कम करता है। जब मैंने आपसे इसकी लाभ से पहले जो बातें की थी उसमें भी आपको बात कहा था कि 1976 में जब आपके पास 42nd अमेंडमेंट आया था इंदिरा गांधी के काल में, किससे संबंधित, प्रशासकीय न्यायाधिकरणों से संबंधित जो बात आई थी, उसका कारण भी सिर्फ एक यही था कि साधारण न्यायालयों का कार्यभार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, जिसके कारण वहाँ पर आपके पास न्याय प्रक्रिया और धीमी होती जा रही थी। समय पर साधारण न्यायालयों में नागरिकों को न्याय नहीं मिल पा रहा था, परंतु जब हमने प्रशासकीय न्यायाधिकरणों के रूप में प्रशासकीय विवादों को इनके अंतर्गत रखना शुरू कर दिया तो आपके साधारण न्यायालयों के भार में कमी हो गई, जिसके कारण वह अपने कार्यों को तेज़ी से करने लगा और उसके कार्यों में कुशलता आने लगी। लचीलापन, लचीलेपन का अर्थ है अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेना। प्रशासकीय न्यायाधिकरण का भी यह एक लाभ है कि यह अपने या किसी भी अन्य न्यायाधिकरण ने जो निर्णय दिए हैं उनके
के अनुसार बाध्य नहीं होता। यह अपनी परिस्थितियों, अपनी सोच के अनुसार उनको बदलता रहता है। इसके विपरीत साधारण न्यायालय में जटिलताएं बहुत अधिक मिलती हैं। वहाँ पर प्राय रूढ़िवादिता पाई जाती है। न्यायाधीश जो है अपनी सोच को विवेक शक्ति के आधार पर निर्णयों में नहीं बदल सकते। प्रगतिशील स्वभाव, बात जब अब लचीलेपन की आई थी कि यानी कि हम अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। परिवर्तन का मतलब यहाँ हम सकारात्मक ही लेकर चलते हैं। जिस प्रकार की हमारी जनता की आवश्यकताएं परिवर्तित हो रही हैं, परिस्थितियां प्रशासनिक अधिकारियों की परिवर्तित हो रही हैं, उसी के अनुसार यहाँ पर अर्थात प्रशासकीय क्षेत्र में प्रशासकीय न्यायाधिकरणों के न्यायाधीशों की जो है विचारों की सोच में भी परिवर्तन आ रहा है। वह आपके पास जब भी कोई निर्णय देता है वो यह नहीं देखता कि इससे संबंधित पहले हमने क्या फैसला किया था। वो वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार उस घटना को की तुलना करता है, उसके अनुसार ही अपने निर्णयों को देता है। व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर निर्णय। व्यक्तिगत ज्ञान का आधार यहाँ पर क्या है कि हम सिर्फ ऐसा नहीं कि साधारण न्यायालय की भांति कुछ गवाह प्रस्तुत हो गए, कभी कोई गवाह बदल गया, कभी कोई गवाही दे रहा है, कभी कोई नहीं दे रहा है, ये उस पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पर आपके पास हम का मतलब प्रशासकीय न्यायाधिकरण के अधिकारी स्वयं पहलकदमी कर सकते हैं, जानकारियाँ, सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं, जिसके आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं। और ये आपके लिए जो व्यक्तिगत निर्णय है वो साधारण न्यायालय की अपेक्षा हमें लाभदायक महसूस होता है या हमें अधिक लाभ प्रदान करता है। हम प्रशासकीय न्यायाधिकरणों के इन लाभों के आधार पर कह सकते हैं कि इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और प्रत्येक विकासशील और विकसित अर्थात चाहे वो भारत जैसा विकासशील देश है या इंग्लैंड और अमेरिका जैसे राष्ट्र, विकसित राष्ट्र, दिन प्रतिदिन प्रशासकीय न्यायाधिकरणों को किसी न किसी रूप में अपनाया जा रहा है। परंतु प्रशासकीय न्यायाधिकरणों में इन लाभों के साथ साथ कुछ दोष भी पाए जाते हैं। उन दोषों के बारे में बात करना अति आवश्यक है, ये क्योंकि यदि हम उन दोषों को नहीं जानेंगे तो इसमें परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, इसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। लॉर्ड हीवर्ट तथा डायसी जैसे विद्वानों ने भी प्रशासकीय न्यायाधिकरणों में दोष माने हैं। और डायसी तो वो विद्वान हैं जिन्होंने प्रशासकीय कानून के संदर्भ में सबसे अधिक अपने सकारात्मक विचार प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहला दोष है पर्याप्त प्रचार का अभाव। पर्याप्त प्रचार के अभाव से अर्थ यहाँ पर यह है कि जब भी प्रशासकीय न्यायाधिकरणों के संबंध में कोई निर्णय लिए जाते हैं किसी भी विवाद के, वो प्राय आम जनता तक नहीं पहुँच पाते, जिसके कारण जनता को इसकी क्रियाविधियों, इसके निर्णयों का पता नहीं चल पाता। जबकि साधारण न्यायालय, चाहे वो आपका हाई कोर्ट है चाहे सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जब भी कोई डिसीज़न आता है किसी भी केस से संबंधित, वो उसकी साइट पर अपलोड कर दिया जाता है। और यदि आप उसे लेना चाहते हो, जिसने उस केस को किया था, उसकी कॉपी अगर आप लेना चाहते हो तो अपने चालान की कॉपी देकर उसे आप निकलवा भी सकते हो, परंतु यहाँ ये संभव नहीं है। अगली कमी इसमें या दोष क्या है? कानून के शासन का उल्लंघन। जब हमने प्रशासकीय न्यायाधिकरणों को शुरू किया था तब भी मैंने आपसे बात की थी कानून के शासन की, जो भारत में भी हमने कहाँ बात की है
आर्टिकल 14 मौलिक अधिकारों में। तो ये कानून के शासन का कैसे उल्लंघन करता है? कानून का शासन ये कहता है प्रत्येक प्रजातांत्रिक देश में कानून सबके लिए समान है। प्रत्येक नागरिक के लिए, नागरिक में आपका देश का मुख्य कार्यपालक भी आ जाता है, आपका आम नागरिक भी है और आपका प्रशासनिक अधिकारी भी। परंतु इसने लोक प्रशासनिक अधिकारियों को साधारण न्यायालयों से अलग करके कानून के शासन की क्या कर दी है? उल्लंघना करती है, जो कहीं ना कहीं प्रजातंत्र या लोकतंत्र के विरुद्ध दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट है न्याय के अनुभव का अभाव, लैक ऑफ जुडिशियल एक्सपीरियंसेस। अभी मैंने आपसे जब इसमें बात की थी कि इसमें हमें निपुण व्यक्ति मिलते हैं जिसके कारण हमें इसके में निर्णय का अधिक लाभ होता है। अब हम उसी पॉइंट की यहाँ पर दूसरे रूप में आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति हैं निर्णय करने वाले वो विशेषज्ञ तो होते हैं, परंतु उन्हें न्याय करने का अनुभव नहीं होता। कई बार न्याय करते करते वो करते हुए मतलब सीख रहे होते हैं, जिसके कारण क्या कर जाते हैं? गलतियां कर जाते हैं। ऐसे में ऐसे पदाधिकारियों से न्यायाधीशों की भूमिका लेना हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। वो कार्यपालिका के रूप में नीतियों को बनवाने में, लागू करने में तो समर्थ हैं, परंतु कहीं न कहीं न्यायिक क्षेत्र में अपना पूर्ण योगदान नहीं कर पाते। उसके बाद बात आती है एक रूपता का अभाव। एक रूपता स्टूडेंट्स आपने यूनिफॉर्मिटी का मतलब यूनिफॉर्म से है। हमने आप लोगों ने स्टूडेंट्स स्कूल्स में बहुत बार इस वर्ड को रोज़ सुना है, यूनिफॉर्म, एक जैसा। जब आप एक जैसी ड्रेस पहन के जाते थे, तो यहाँ भी बात यह है कि यहाँ पर उस एक रूपता की कमी पाई जाती है। कैसे? जैसे हम बात करते हैं किसकी? सेट की, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की, जो राज्य स्तर पर बनाए जाते हैं। प्रत्येक राज्य में परिस्थितियाँ अलग होती हैं, प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य करने का ढंग परिवर्तित हो जाता है, उनकी विवेकाधीन जो आपकी सोच है वो भी उसके अनुसार सब में क्या होती हैं? भिन्न होती हैं। अर्थात इस प्रकार से लिए गए निर्णय कभी भी एक जैसे नहीं होते, क्योंकि इनके लिए ना तो कोई आपका निश्चित मापदंड है, ना ही कोई इस प्रकार की आपके लिए नियमावली है। जिस प्रकार से साधारण न्यायालयों में आपके पास एक निश्चित गलती के लिए निश्चित दंड निर्धारित है। तथ्यों की जांच भली भांति ना होना, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि यहाँ पर तथ्यों की जांच भली भांति नहीं होती का मतलब कि प्रशासकीय न्यायाधिकरण ये नहीं है कि उनकी जांच नहीं करते हैं, परंतु वो जांच तो करते हैं, परंतु यहाँ पर साधारण न्यायालयों की तरह आपके पास ना गवाहों की लंबी चौड़ी कोई आपके पास प्रस्तुति होती है, ना लंबी चौड़ी बहस होती है, जिसके कारण कई बार क्या होता है कि आपकी पूर्ण जांच नहीं हो पाती। अर्थात विवेकाधीन शक्तियों पर आधारित निर्णय होने के कारण प्रशासकीय न्यायाधिकरणों में पाए जाने वाली आपके जांच के जो आपके पास प्रूफ हैं, तथ्य हैं, वो कई बार पूर्ण नहीं होते। अपील करने का सीमित अधिकार। अपील करने का सीमित अधिकार का मतलब यहाँ पर ये है कि पहली बात तो यह कि प्रशासकीय न्यायाधिकरण के अंतर्गत यदि आपको संतुष्टि नहीं है तो आपके पास कई प्रशासकीय न्यायाधिकरणों के लिए आप दूसरी किसी भी जगह पर उसके विरुद्ध अपील नहीं कर सकते। जैसे आर्टिकल 136 के अनुसार
सिर्फ कुछ ही आपके पास न्यायाधिकरणों के मामलों को हम सर्वोच्च न्यायालय के पास लेकर जा सकते हैं। अर्थात यदि हमें उस न्यायाधिकरण के निर्णय से संतुष्टि नहीं है तो उसके खिलाफ हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं न्यायाधिकरण के फैसले के विरुद्ध। और दूसरे तरीके से हम बात करें अपील करने के सीमित अधिकार में, अगर आप जिन न्यायाधिकरणों के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट में जा भी सकते हो तो अगर साधारण न्यायालय के साथ अगर हम तुलना करें तो आप ये देखो, साधारण न्यायालय में पहले आप कहाँ जाते हो, नीचे जो आपके सिविल कोर्ट्स हैं, फिर सेशन कोर्ट्स हैं, फिर आपके पास हाई कोर्ट है, फिर आपके पास सुप्रीम कोर्ट है। परंतु यहाँ पर कुछ मामलों में ही आप जा सकते हो पहली बात तो कोर्ट्स में, और वो भी सिर्फ कहाँ पर, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक। इसलिए हमारे पास ये इसकी एक बहुत बड़ी कमी है कि हमारे अधिकार क्या हो जाते हैं, अपील के सीमित हो जाते हैं, जिसके कारण हम संतुष्ट नहीं हो पाते। प्रशासकीय न्यायाधिकरणों के लाभ और दोषों के वर्णन के पश्चात या उनकी सारी तुलनाओं के बाद भी मैं यही कहना चाहूँगी कि बेशक प्रशासकीय न्यायाधिकरणों में कुछ कमियां हैं, परंतु फिर भी इसमें जो आपके पास लाभ है, इसका जो दिन प्रतिदिन इसकी भूमिका जो बढ़ रही है उसको हम नकार नहीं सकते। इसलिए यह अति आवश्यक है कि इनमें हम थोड़े बहुत परिवर्तन करें और इन न्यायाधिकरणों को और इस प्रकार से एक प्रशासकीय यंत्र के रूप में स्थापित करें जिससे क्या है, ये अपनी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण ढंग से निभा